So electrical devices, so AC जनरेटर और AC डायनमो एंड AC जनरेटर, ये सब हम लोग 10th क्लास में भी किए थे, बस एक डेरिवेशन जो हम लोग 10th क्लास में नहीं किए थे उस डेरिवेशन को आज हम करेंगे, राइट. So an AC generator or dynamo is a machine which produces alternating current energy from mechanical energy. It is one of the most important applications of the phenomena of electromagnetic induction. The generator was designed originally by Yugoslav scientist Nikola Tesla. Okay. The word generator is a misnomer. Okay. Because nothing is generated by the machine. In fact, it is an alternator converting one form of energy into another. हम लोग को पता है कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कुछ भी जनरेट नहीं होता है. जनरेटर नाम जो है मिसनोमर का काम करता है यहाँ पे. Now, principle an AC generator or dynamo is based on the phenomena of electromagnetic induction. That is, whenever amount of magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil. तो इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बेसिकली जब हम एक कॉइल को टर्न कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, तो उससे जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स उसके थ्रू जो पास कर रहा है वो चेंज कर रहा होता है टाइम के साथ, और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कॉइल में, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. सो इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल कंटिन्यूज. तो ये ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जो है तभी तक रहेगा जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मतलब कि जब तक उसको कॉइल को रोटेट करते रहेंगे तब तक ईएमएफ जनरेट होता रहेगा. द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो जो इंड्यूस्ड करंट है इसका डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग देते हैं. So construction, the essential part of an AC generator are shown in the figure. तो यहाँ पे फिगर में भी शो हो रहा है. आर्मेचर है ये जो कॉइल है जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे रोटेटेड है, इसको आर्मेचर कहते हैं. ABCD is a rectangular armature coil. It consists of a large number of turns. ABCD is an armature. It consists of large number of turns of insulated copper wire wound over a laminated soft iron core. तो इसके अंदर जो कोर है ना, ये कोर जो है ये सॉफ्ट आयरन का है, और इसके ऊपर लैमिनेटेड, ठीक है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, और इसके ऊपर कॉपर वायर जो वाउंड है वो इंसुलेटेड है एक दूसरे से. The coil can be rotated about the central axis. ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ये कॉइल को हम लोग रोटेट कर सकते हैं. फील्ड मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ आर पोल पीसेस. तो ये हमारे पास फील्ड, दो मैग्नेट लगे हुए दोनों तरफ, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है इसके, और जब कॉइल को टर्न करेंगे तो एरिया जिसके थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो चेंज होगा, और उसके वजह से EMF इंड्यूस होता है, फ्लक्स चेंज होता है. So field magnets north and south are the pole pieces of a strong electromagnet in which the armature coil is rotated. Axis of rotation is perpendicular to the magnetic field lines. The magnetic field is of the order of 1 to 2 Tesla. ठीक है. Now slip rings R1 and R2 are two hollow metallic rings to which two ends of the armature coil are connected. These rings rotate with the rotation of the कॉइल. तो इनको स्लिप रिंग्स कहते हैं. एक रिंग यहाँ पे अटैच्ड है, दूसरा रिंग इससे अटैच्ड है, मतलब ये CD आके रिंग R2 से अटैच्ड है, और AB जो है रिंग R1 से अटैच्ड है. तो ये आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो ये स्लिप रिंग पे भी साथ में रोटेट करेगा, और स्लिप रिंग रोटेट करेगा उसके साथ एक ब्रश लगा हुआ है जिससे कि कंटिन्यूअसली ये कांटेक्ट में रहता है ये रिंग ब्रश के साथ, और जो करंट जो जनरेट होगा, जो EMF जनरेट होगा उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसके लिए इसको कंडक्टिंग पाथ मिलता है. Slip ring R1 and R2 are two hollow metallic rings to which two ends of the armature coil are connected. These rings rotate with the rotation of the coil. Fourth part of the construction is brushes. So brushes B1 and B2 are two flexible metal plates or carbon rods. They are fixed and are
they are fixed and are kept in light contact with R1 and R2 respectively. तो ये जो ब्रशेस हैं ये फिक्स है और ये कांटेक्ट में है R1 और R2 में. ब्रशेस का पोजीशन फिक्स रहता है, R1 R2 रोटेट करता है. The purpose of brushes is to pass on current from the armature coil to the external load resistance R. तो ये जो the purpose of these brushes are to pass on the current from armature coil to the external load resistance R. Now theory and working. So as the armature coil is rotated in the magnetic field, angle theta between the field and the normal to the coil changes continuously. तो ये देखो ये फील्ड का डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा. तो ये जो थीटा है ये टाइम के साथ चेंज करेगा. मतलब जब परपेंडिकुलर होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो हमारा ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे से. ठीक है. जैसे जैसे ये रोटेट करेगा द एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. द एरिया वेक्टर and magnetic field will have some angle and that will keep on increasing from 0 degree. तो जब हम फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स क्या होता है? B डॉट A होता है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब B A cos ऑफ थीटा हो गया डॉट प्रोडक्ट. तो B A cos ऑफ थीटा है तो एंगल जो है ये थीटा, जब ये दोनों पैरेलल था उस समय मैक्सिमम फ्लक्स है. और जैसे जैसे ये घूमेगा और लेट्स से एक ऐसा कंडीशन आया जिस समय ये कॉइल का जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे से लेट्स से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं बी और ए. मतलब कि कॉइल जो है, कॉइल का जो फेस है दैट बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. उस समय ये जो एरिया और बी वेक्टर है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है और उस समय फ्लक्स जो हो जाता है वो 0 हो जाता है. ठीक है. तो जैसे जैसे फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम है इनिशियली और जैसे जैसे ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स मैक्सिमम से 0 होगा, फिर 0 से जो है मिनिमम वैल्यू जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब मैक्सिमम, और फिर से वो इंक्रीज करेगा. तो ये बेसिकली साइनसॉइडली चेंज होता है. अभी हम लोग देखेंगे भी डिराइव करके. So angle theta between the field and the normal to the coil changes continuously. Therefore, magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil. To start with, suppose the plane of the coil is perpendicular to the plane of the paper in which magnetic field is applied with AB at front and CD at the back. ठीक है. तो पहले जो है AB सामने है, मतलब इस तरह से, जैसे ये इस तरह से ऐसे रखा है. ठीक है. अब ये AB इज इन फ्रंट एंड CD इज एट द बैक. जो ये वाला कंडीशन यहाँ पे दिखा रहा है, AB इज इन फ्रंट एंड CD इज एट द बैक. दैट इज फिगर A. The amount of magnetic flux linked with the coil in this position is maximum. यहाँ पे बेसिकली आप ये मान के चलो कि B और A सो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं B और A जो है ये दोनों पैरेलल है. राइट. सो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन दिस पोजीशन इज मैक्सिमम. ये जो A वाले पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स है. सो एज द कॉइल इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, AB मूव्स इनवर्ड एंड CD मूव्स आउटवर्ड. तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो AB क्या है अंदर की तरफ जाएगा और CD क्या है बाहर की तरफ आएगा. Right. So AB moves inward and CD moves outward. The amount of magnetic flux linked with the coil changes. According to Fleming's right hand rule, current induced in AB is from A to B. आप ये समझो ये AB का जो करंट है, अब देखिए इंडक्टर है वो, और ये इंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ टू साउथ, तो फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया. राइट. और जो इसका मोशन है, राइट, तो मोशन इज गोइंग इनसाइड, है ना, परपेंडिकुलर.
सो और जो जो इसमें जो ईएमएफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग देख रहे हैं, तो जो करंट का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो ये होता है। तो आप ये देखिए कि जो मोशन है इज गोइंग इनसाइड नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो जो सेंटर फिंगर है ऊपर की तरफ, सेंटर फिंगर ऊपर की तरफ मतलब ए टू बी में करंट फ्लो कर रहा है जो इंड्यूस्ड करंट। सो according to Fleming's right hand rule, current induced in AB is from A to B, और CD क्या है, CD का मोशन बाहर की तरफ हो रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में है, बट थंब का डायरेक्शन ऊपर उल्टा हो जाएगा। तो थंब का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो सेंटर फिंगर बेसिकली नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स C to D करंट हो गया, A to B और उसके बाद C to D। In the external circuit, current flows through B2 to B1, brush B2। तो देखो A to B करंट गया ऐसे, और C to D आके, और वापस ये B2 से निकल के फिर ये B1 में होता हुआ इस तरह से चला जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस में जो करंट का डायरेक्शन है वो B2 से लेके B1 तक, ये इधर B1 है इधर B2 है, तो B2 से B1 हो गया एज इन फिगर है। After half the rotation of the coil, AB is at the back and CD is in the front. जब हाफ रोटेशन हो गया तो AB पीछे चला गया, CD फ्रंट में आ गया। अब जब CD फ्रंट में आ गया, अब फर्दर जब ये मूव करेगा इधर और AB वापस फ्रंट में आएगा, CD बैक में जाएगा, तो अब ये करंट D to C फ्लो करेगा। यहाँ पे जब तक ये बाहर आ रहा था तब तक C to D फ्लो कर रहा था, जब ये अंदर की तरफ जाएगा तब करंट D to C फ्लो करेगा, राइट, ऑपोजिट हो जाएगा। D to C करंट फ्लो कर रहा है, मतलब अब ये इसमें करंट जो है B1 से लेके B2 के तरफ हो गया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, पहले लेफ्ट की तरफ था, बाद में राइट की तरफ हो गया। द करंट इंड्यूस्ड इन AB इज फ्रॉम B to A, okay, and in CD it is from D to C. Through external circuit, current flows from B1 to B2 now. So this is repeated. So induced current in the external circuit changes direction after every half rotation of the coil. Hence the current induced is alternating in nature, है ना? So induced current जो है after every half rotation ये direction change करता है, इसीलिए इसको alternating in nature कहते हैं। समझ में आया सबको? किसी को पूछना है कुछ इसमें? आगे समझ में? Yes, sir. Yes. 10th क्लास में ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हुए हो। So below figure depicts the clearer picture of how the current induced is alternating in nature. The configuration of the armature coil at T is equal to 0, T by 4, T by 2, 3T by 4 and T are as shown. तो मान लो AB and north से south current जा रहा है और ये rotate हो रहा है। The plane of the armature is perpendicular to the magnetic field. थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो बेसिकली तो इसमें जो रोटेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ए बी नीचे जा रहा है, सी डी ऊपर आ रहा है, ठीक है। ए बी नीचे जा रहा है, सी डी ऊपर आ रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखोगे, सो करंट जो है इसमें ए टू बी पहले फ्लो कर रहा है। सो करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, राइट। जब तक ये नीचे जाएगा तब तक करंट ए टू बी ही रहेगा, है ना, इस केस में। तो यहाँ पे जब फ्लक्स मैक्सिमम है उस समय मिनिमम करंट होता है ईएमएफ इंड्यूस, और जैसे जैसे फ्लक्स डिक्रीज करेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इंक्रीज करेगा। फ्लक्स जब 0 हो गया तो मैक्सिमम ईएमएफ होता है। उसके बाद फ्लक्स फर्दर जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगा ईएमएफ जो है, फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होके 0 हो जाएगा इस केस में। फर्दर फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि जब तक ए बी ऊपर से नीचे जा रहा है, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यहाँ तक करंट जो ईएमएफ इंड्यूस पॉजिटिव, ठीक है। जब ये नीचे से ऊपर आने लगेगा, ए बी इस तरह से वापस ऊपर आएगा, तो उस केस में जो इसमें ए टू बी जो करंट फ्लो कर रहा था, अब क्या होगा, बी टू ए करंट फ्लो करने लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा।
ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ईएमएफ इंड्यूस, उसका पोलैरिटी चेंज हो गया और फिर से ये इस तरह से आता है। क्लियर है सबको? यस सर। Now to calculate the magnitude of EMF induced, तो अगर हम लोग को EMF induced magnitude निकालना है, मान लो n number of turns in the coil है, A area enclosed by each turn of the coil हो गया, B strength of magnetic field, theta angle with the normal to the coil meets with B at any instant. मतलब ये एरिया वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर से एंगल बना रहा है वो थीटा हो गया. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल फाई इज इक्वल टू एन बी डॉट ए होता है ना. तो B डॉट A फ्लक्स ड्यू टू वन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n है तो n इंटू B डॉट A हो जाएगा फ्लक्स फाई. सो B डॉट A BA cos थीटा होता है, n BA cos थीटा हो गया. ठीक है. सो अब हम लोग थीटा, बिकॉज ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टी. सो ये cos थीटा को हम लोग ओमेगा टी से रिप्लेस कर लेते हैं, एन बी ए cos ओमेगा टी हो गया, ये फ्लक्स फाई हो गया, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल. द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वर्सेस टाइम इज शोन इन द फिगर ए. So as the coil is rotated, theta changes. Therefore, so as coil rotates, theta changes. Therefore, magnetic flux phi linked with the coil changes, and hence an EMF is induced in the coil. तो जैसे जैसे ये चेंज करेगा है ना, फ्लक्स मैक्सिमम था, फ्लक्स जो है धीरे 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 फिर जीरो हो जाएगा, फिर ये मिनिमम होगा, फिर से जीरो और फिर से ये मैक्सिमम. So this is how flux changes. Right. Now at the instant t, if E is the EMF induced in the coil, then E is minus d phi by dt. Right. तो minus d phi by dt तुम ये देखोगे, ये phi है, d phi by dt करोगे just इसके आगे, तो ये d phi by dt is the slope of this tangent at this point. Let's say just आगे बढ़ के, तो स्लोप ये है, नेगेटिव है स्लोप. देखो tan थीटा यहाँ पे निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, उसके आगे माइनस साइन लगाओ, माइनस डी फाई बाई डी टी मतलब पॉजिटिव. तो जैसे जैसे ये देखोगे ये स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, राइट. स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब ईएमएफ बढ़ता जाएगा डी फाई बाई डी टी. और यहाँ पे जब आएगा इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो जो डी फाई बाई डी टी है इस पॉइंट पे जीरो आ गया. ठीक है. तो उस केस में बेसिकली यहाँ पे तुम जैसे जैसे इसको मतलब इसको जैसे जैसे फाई को कम करोगे ये ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमाइज होगा, और मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये टी बाई 4 पे, जब इस समय फाई जो है मिनिमम होगा. उसके बाद फाई फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, तो ये जो ईएमएफ है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले जितना वैल्यू था उससे जीरो होगा, और जीरो से लेके फिर वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर से ईएमएफ इधर. सो E is equal to minus d phi by dt, this is minus d of dt NAB cos omega t हमारा phi था. इसको डिफरेंशिएट करते हैं मैथमेटिकली, हम लोग निकालते हैं माइनस NAB कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा. cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी हो गया. ठीक है. सो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा भी होगा. ठीक है. फंक्शन ऑफ फंक्शन है बेसिकली. सो ये ओमेगा एक यहाँ पे मिसिंग है, NAB ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो माइनस NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया. सो E इज इक्वल टू n, माइनस माइनस प्लस हो गया, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी. सो इंड्यूस्ड EMF विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम, दैट इज 1. So E maximum is E0, that is NAB into omega. So E is equal to E naught sin omega t के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर.
the variation of induced EMF with time, that is with position of the coil, is shown in the figure. So the current supplied by the AC generator is also sinusoidal. It is given by करंट क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस E बाय R हो जाएगा. तो E हमारा E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो E नॉट साइन ओमेगा टी बाय R हो गया. तो E नॉट बाय R को अगर हम I नॉट लिख लेते हैं तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. So suppose to start with, the plane of the coil is not perpendicular to the magnetic field, therefore at t is equal to 0 theta is not 0. उस केस में थीटा डेल्टा हो जाएगा, the phase angle. So this is the angle. This is the angle which normal to the coil makes with the direction of B. So the equation 4 of EMF induced in that case can be rewritten as E is equal to E naught sin omega t plus delta. तो पहले E is equal to E naught sin omega t जो था वो अब E naught sin omega t plus delta हो जाएगा. क्लियर है? यहाँ पे इनिशियल फेज जो है वो डेल्टा होगा, वो जीरो नहीं होगा जो प्रीवियस केस में. सर डेल्टा वाला तो समझ नहीं है, सर डेल्टा कैसे हो गया? फेज एंगल है ना, इनिशियल फेज एंगल है. यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ये E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखे. तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, T इज इक्वल टू 0, E का वैल्यू 0 है ना. ये इसीलिए E का वैल्यू 0 है कि इनिशियली स्टार्ट पे हमने माना है कि ये परपेंडिकुलर है इसके, राइट. बट अगर इनिशियली ये इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उस केस में बेसिकली तुम्हारा क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दैट इज नॉट 0. सो इफ दैट इज नॉट 0, दैट इज सम फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू डेल्टा, है ना. ये एजम्पशन है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा कुछ फेज एंगल है, इनिशियल फेज एंगल. तो वो इनिशियल फेज एंगल यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो जब यहाँ t इज इक्वल टू 0 करोगे तो E नॉट साइन डेल्टा आएगा, डेल्टा का टर्म रहेगा यहाँ. ठीक है. तो इनिशियल फेज होता है जब t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, मैक्सिमम होगा, है ना, सॉरी मिनिमम होगा. E जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर 0 होता है t इज इक्वल टू 0 पे, तब फेज जो इनिशियल फेज है वो 0 मानते हैं. जब t इज इक्वल टू 0 पे E 0 नहीं है तब वहां पे कुछ फेज होगा, मतलब देयर इज सम इनिशियल फेज विच इज देयर विच इज डेल्टा. अब हम लोग ट्रांसफार्मर्स पे आते हैं. So transformer is an electrical device which is used for changing the AC voltage. Okay. So transformer is an electrical device which is used for changing the AC voltage. तो जो दो तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, अगर लेस वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते हैं. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में चेंज करते हैं. So a transformer which increases the AC voltage is called step up transformer, and the transformer which decreases the AC voltage is called step down transformer. एक मिनट.
ट्रांसफार्मर, सो ट्रांसफार्मर हम लोग देख रहे थे कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी वोल्टेज को चेंज करता है। तो जो इनपुट वोल्टेज होगा और आउटपुट वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो या तो हम मतलब वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर वोल्टेज डिक्रीज करेंगे उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका भी सेम म्यूचुअल इंडक्शन का है। A transformer is based on principle of mutual induction. So that is, whenever amount of magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the neighboring coil. मतलब जो इसमें अगर फ्लक्स चेंज करेगा, इसमें जो फ्लक्स चेंज करेगा इस कॉइल में, तो दूसरे वाले कॉइल में, ठीक है, ये जो दूसरा वाला जो कॉइल है, EMF is induced in the secondary neighboring coil, बगल वाले कॉइल। कंस्ट्रक्शन: a transformer consists of a rectangular soft iron core made of laminated sheets, well insulated from one another. Two coils P1 and P2, that is the primary coil, and S1, S2 secondary coil. तो एक ये primary coil हो गया और ये दूसरा secondary coil हो गया, ठीक है, S1, S2. Are wound on the same core but are well insulated from one another. Core same है ना, सेम कोर यहाँ पर से ऐसे घूम के दोनों में जा रहा है, राइट? एंड दे आर वेल insulated from well insulated from each other. Note that both the coils are also insulated from the core. core से भी ये लोग insulated दोनों coil. The source of alternating EMF to be transformed is connected to the primary coil. Connected to the primary coil P1, P2, and the load resistance R is connected to the secondary coil S1, S2 through an open switch S. तो अगर हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना दें, just to make you understand. So let's say यहाँ पे हमारा इनपुट कॉइल है और ये यहाँ पे आउटपुट है, और इसमें एक सेम जो है कोर इसके अंदर है। ये प्राइमरी कॉइल P1, P2 हो गया और ये सेकेंडरी कॉइल S1, S2 हो गया, और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है R, और यहाँ पे एक सोर्स लगा रखा है ऑल्टरनेटिंग। So thus there can be no current through the secondary coil so long as the switch is open. तो अगर यहाँ पे open switch S है, right? So S1, S2 through a open switch S, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्विच लगा रखा है, इस पॉइंट पे एक स्विच लेट से लगा रखा है। तो जब तक स्विच यहाँ पे ओपन रहेगा, राइट, the switch is open, then there will be no current through the secondary coil so long as the switch is open. For an ideal transformer, we assume that resistance of the primary and secondary windings are negligible. हम assume करते हैं कि ये जो windings हैं, इन windings में कोई भी resistance नहीं है. Further, the energy loss due to magnetic hysteresis in the iron core is also negligible. Well-designed high-capacity transformers may have energy loss as low as 1%. Theory और working इसका अगर देखेंगे, let the alternating EMF supplied by the AC source connected to the primary be, जो primary source जो connected है E0 sin omega t हो गया, इसमें जो हम लोग EMF input EMF हमारा ये है. As we have assumed the primary to be pure inductance with zero resistance, the sinusoidal primary current IP lags the primary voltage EP by 90 degrees. Okay. So current lags the primary voltage EP by 90 degrees. जो हम लोगों को पता है, okay, हम लोग को पता है कि ये जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया और ये हमारा करंट हो गया, राइट? तो जो करंट है
right? Current lags behind the voltage by 90 degree. IP lags the primary voltage by 90 degree. The primary is power factor. Cos phi is equal to cos 90 degree, which is 0. Therefore, no power is dissipated in primary. Now, the alternating primary current induces an alternating magnetic flux phi b in the iron core. Because the core extends through the secondary winding, the induced flux also extends through the turns of the secondary. तो ये जो इसमें जो फ्लक्स है वो फ्लक्स इसके थ्रू भी पास करेगा सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स. सो ये कह रहा है बिकॉज द कोर एक्सटेंड्स थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग द इंड्यूस्ड फ्लक्स, जो इसमें फ्लक्स इंड्यूस हुआ है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स phi b जो इंड्यूस हुआ है प्राइमरी करंट की वजह से, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग प्राइमरी करंट की वजह से जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इस कोर में इंड्यूस हुआ है यहाँ पे, वो फ्लक्स वो इसके थ्रू भी पास करेगा सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी ना. जब वो फ्लक्स उसके थ्रू पास करेगा और फ्लक्स चेंज करता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड पर टर्न इज induced EMF per turn is same for both the primary and secondary. Also, the voltage EP across the primary is equal to the EMF induced in the primary, and the voltage ES across the secondary is equal to the EMF induced in the secondary. So, अगर हम लोग ये जो per turn हम लोग EMF देख रहे हैं, this is d phi b by dt, rate of change of the flux with respect to time. So this is equal to जो EMF induced, total EMF induced divided by NP, जो हमारा जो input EMF है divided by number of turns of primary coil, और that will also be equal to जो EMF induced हुआ है secondary coil में divided by number of secondary turns, है ना. ये तो same ही रहेगा E turn जो हम per turn induced EMF जो निकाल रहे हैं. So EP by NP is ES by NS, और ES जो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होता है दैट इज प्राइमरी कॉइल का EMF इनटू NS by NP. तो ये NS by NP है ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, और EP क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज है. तो इनपुट वोल्टेज इनटू दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो EMF है उसके बराबर हो जाता है. तो तुम बस ये याद रखो कि ES अपॉन EP मतलब E आउटपुट बाय E इनपुट है ना, EMF आउटपुट बाय EMF इनपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. हियर NP NS रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होगा, अगर NS NP से ज्यादा है तो ES EP से ज्यादा होगा, मतलब सेकेंडरी का जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज. तो आउटपुट जब इनपुट से ज्यादा हो गया तो वो क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ इंक्रीज हो गया. सिमिलरली जब सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी से अगर लेस है तो ES क्या होगा, EP से लेस हो जाएगा. सेकेंडरी कॉइल का EMF इज लेस देन प्राइमरी कॉइल का EMF, आउटपुट इज लेस देन इनपुट, तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. NS by NP जो K के बराबर है, दिस रिप्रेजेंट्स ट्रांसफार्मर रेशियो, इसको ट्रांसफार्मर रेशियो. नोट दैट दिस रिलेशन 6 इज बेस्ड ऑन 3 assumptions. तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ES is equal to EP into number of secondary turns by number of primary turns, ये जो है ये 3 assumption पे बेस्ड है. पहला, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट्स आर स्मॉल, प्राइमरी कॉइल में जो रेजिस्टेंस और करंट है वो स्मॉल है. दूसरा, देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई लीकेज नहीं है, तो इसीलिए जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी के थ्रू भी फ्लो कर रहा है. ठीक है. द सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स बोथ, so the same magnetic flux link both the primary and secondary coil. The secondary current is small. Okay. So secondary current is small in this case.
Okay. So note that this relation is based on three assumptions. पहला कि भाई प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट स्मॉल है, दूसरा नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और तीसरा द सेकेंडरी करंट इज स्मॉल. These are the three assumptions. Now, the rate at which generator or source transformers transfers energy to the primary is equal to जो जनरेटर जो है, जो सोर्स जो ट्रांसफर कर रहा है प्राइमरी में, सो दिस इज आईपी इंटू ईपी, वोल्टेज इंटू करंट. ये जो जो पावर हो गया, जो एनर्जी हो गया, वो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे. द रेट एट विच द प्राइमरी देन ट्रांसफर्स एनर्जी टू द सेकेंडरी via the alternating magnetic field linked with the two is IS into ES. As we assume that no energy is lost, हमने assume किया कि कोई भी energy loss नहीं हो रहा, तो जितना IP into EP will be equal to IS into ES. मतलब power in the primary is equal to power in the secondary. तो इससे हम लोगों को IS जो है सेकेंडरी कॉइल में करंट है, दैट इज IP into EP by ES. EP by ES NP by NS है. तो यहाँ पे देखो उल्टा हो जाता है, मतलब I secondary by I primary is number of turns in primary by number of turns in secondary. और वहां उल्टा था, देखो ES upon EP जो वोल्टेज का रिलेशन था, दिस इज NS upon NP. ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था EMF इंड्यूस, और करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो. ठीक है. तो जब सेकेंडरी करंट जो है, सेकेंडरी वोल्टेज जो है प्राइमरी से ज्यादा है, के ग्रेटर देन 1 है स्टेप अप ट्रांसफर में, तो वहां पे सेकेंडरी करंट जो है प्राइमरी करंट से लेस हो. सेकेंडरी करंट इज वीकर देन सेकेंडरी वोल्टेज when secondary voltage is higher. So secondary current is weaker when secondary voltage is higher. That is, whatever we gain in voltage, we lose in current in the same ratio. So the reverse is true for a step down transformer as well. So मान लो IP by IS है, IP is equal to IS into NS by NP. So that means जो IS है इसको हम लोग ES upon R रख सकते हैं, NS upon NP हो गया. So this is, देखो जो हम लोग को पता है कि, और जो यूजिंग इक्वेशन IP इज इक्वल टू 1 by R EP राइट इनटू NS by NP. तो ES को हम लोग लिख लेते हैं, ES इज इक्वल टू EP इंटू NS by NP. इसको रिप्लेस कर लिया हमने ES के वैल्यू, तो ये 1 by R इंटू EP NS by NP, NS by NP, तो NS by NP का होल स्क्वायर हो गया. सो IP is current in primary is 1 by R into NS by NP whole square into EP. So this equation has the form IP is equal to EP by R equivalent. तो R equivalent क्या हो गया, ये पूरा R equivalent का फॉर्म आ गया, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब R equivalent is equal to N R into NP by R into NS by NP का whole square. This is your equivalent resistance. ये NP है, सॉरी NP upon NS. R equivalent is NP upon NS का होल स्क्वायर इंटू R. ठीक है, इसको मिस्टेक. सो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी देख भी सकते हो तुम, जो ये हम लोग कह रहे हैं कि EP by R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा 1 by R into NS by NP का होल स्क्वायर इंटू EP. तो अब हम लोगों को ये देखो R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इंटू NP by NS का होल स्क्वायर. तो ये चीज हम लोग लिख रहे हैं. सो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NP upon NS का whole square into, this is your R equivalent. Okay. So thus R equivalent is the value of load resistance as seen by the source or generator. That is, the source or generator produces current IP, voltage EP, as if it were connected to a resistance R equivalent. Efficiency of a transformer is defined as ratio of output power to input power. Output power is
ES into IS and input power is EP into IP. ES upon EP है ना, ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो हो गया, और IS upon IP is 1 by that transformer ratio. So in an ideal transformer, when there is no power loss, efficiency is 1, that is 100%. However, practically there are many energy losses. Hence, efficiency of transformer in practice is less than 1, that is less than 100%. Now, energy losses in transformer, theoretical question काफी पूछा जाता है कि what are the different types of energy losses which happens in transformer. So following are the major sources of energy loss in a transformer. पहला energy loss का जो source है copper loss. So copper loss is the energy loss in the form of heat in the copper coils of a transformer. So this is due to the Joule's heating of conducting wire. तो current pass करेगा किसी भी conducting wire से, तो उसको heat up करेगा because of the heat energy produced. So these are minimized using thick wires. जितना ज़्यादा thick wire होगा, resistance उतना कम होगा, resistance कम होगा तो heating effect जो है वो भी कम होगा. फिर iron loss is the energy loss in the form of heat in the iron core of the transformer. जो coils में है, copper coils में वो copper loss, iron के core में जो है, that is the iron loss, जो heat energy is lost, which is lost in the iron core. This is due to the formation of eddy currents in the iron core. जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे लूप्स में करंट फ्लो करता है, और उसके वजह से जो करंट के वजह से जो हीट एनर्जी लॉस होगा उसको हम लोग एडी करंट लॉस या आयरन लॉस भी कहते हैं. सो इट इज मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लैमिनेटेड कोर्स. सो जो हम लोग लैमिनेटेड कोर्स, हम लोग पूरा एक चंक नहीं लेते हैं आयरन का कि पूरा एक इस तरह से रेक्टेंगुलर आयरन का क्यूबिकल आयरन का एक टुकड़ा हम लोग नहीं लेंगे. इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे इस तरह से. तो लैमिनेटेड कोर्स होते हैं, पतले पतले शीट्स होते हैं लैमिनेटेड, जो कि ये एडी करंट के लॉस को हम लोगों को ये एडी करंट के लॉस को डिक्रीज करें. तीसरा है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स occurs in spite of best insulation. तो जो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस होगा EMF, तो वो बेसिकली है ना, there is a leakage of magnetic flux which occurs in spite of the best insulation. So therefore, rate of change of magnetic flux linked with each turn of S1 S2 is less than the rate of change of magnetic flux linked with each turn of P1 P2. तो ये जो इसमें प्राइमरी कॉइल में ये जो P1 P2 में जो फ्लक्स लिंक्ड है और जो S1 S2 में फ्लक्स लिंक्ड है, तो S1 S2 में जो फ्लक्स लिंक्ड है P1 P2 से लेस होगा. सो देयर इज सम लॉस व्हिच हैपेंस. इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर. तो यहाँ पे तो अलग अलग हम लोगों ने वाइंड किया है, प्राइमरी को यहाँ, सेकेंडरी को यहाँ. अब आजकल क्या है कि सेंट्रली ऐसे होता है कि प्राइमरी हम लोग नीचे ऐसे कर दिया और सेकेंडरी जो है इसके चारों तरफ बाहर सेकेंडरी कॉइल को लगा दो. तो इसमें क्या है कि लॉस जो है, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो रिड्यूस हो जाए. हिस्टेरिसिस लॉस. So this is the loss of energy due to repeated magnetization and demagnetization of the iron core when AC is fed to it. The loss is kept to a minimum by using a magnetic material which has low hysteresis loss. Or magnetostriction, that is humming noise of a transformer. Therefore, output power in the best transformer may roughly be 90% of the input power. तो हमिंग नॉइज के वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, उसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं. तो इन सब लॉस के वजह से, सारे लॉसेस के वजह से जो आउटपुट पावर है वो रफली 90% ही होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में भी, बेस्ट जो ट्रांसफार्मर. यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर. अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल AC ऑपरेशंस. तो आप जितने भी AC के ऑपरेशन हैं उन सब में आप देखोगे ट्रांसफार्मर का यूज होता है. इन वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर टीवी, जो हम लोगों के पास स्टेबलाइजर्स होते हैं ना, जो वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं, उन सब में टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, सब में तुम वोल्टेज रेगुलेटर देखोगे. इनफैक्ट टीवी में जहाँ पे
जो कनेक्शन अंदर वायर का आता है वहां पे सबसे बाहर में, मतलब सबसे स्टार्ट में ही एक इस तरह से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। किसी भी डिवाइस में सबसे आगे देखोगे, जब पीछे खुलेगा जो पूरा सर्किट, तो उसमें सबसे पहले जो इनपुट जाता है वो ट्रांसफार्मर में ही जाता है। ये ट्रांसफार्मर उस सर्किट में जो भी डिवाइस है उस सर्किट में कितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करता है। भाई 220 वोल्टेज सभी डिवाइस को तो नहीं चाहिए हम लोग के पास, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है 220 वोल्टेज का, तो जितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा के। मान लो हमको 10 वोल्ट चाहिए तो 220 से 10 में वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसको फीडिंग करेगा। तो हर डिवाइस के बाहर एक, मतलब बाहर मतलब अंदर उसके पहला जो सर्किट होता है वो ट्रांसफार्मर ही होगा। इंडक्शन फर्नेसेस में हम लोग यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स is used for welding purposes also, or in the transmission of AC over long distances। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसफर करने के लिए पहले ट्रांसफार्मर क्या है, पहले हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है एसी जनरेटर से उससे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे हम लोग भेजते हैं। हाई वोल्टेज पे होने पे क्या है, करंट डिक्रीज हो जाता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो जो रेजिस्टेंस में जो लॉस है ना, वो लॉस रिड्यूस हो जाता है। लॉस रिड्यूस हो जाएगा तो मतलब हीट लॉस कम हो जाता है। तो इसीलिए एसी को हम लोग प्रेफर करते हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, है ना। और जब वहां पे पहुंचेगा जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो वो जो हाई वोल्टेज है उसको दोबारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब उसका वोल्टेज कम कर लेते हैं और उसके बाद यूसेज के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. पूरा थ्योरी है, एक बार बस पढ़ लेना है ये सबको और याद कर लेना, ठीक है ना। और कुछ नहीं समझ में आया तो बाद में पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आया कुछ तो पढ़ने से। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे, और अब जो चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा ये ध्यान में रख के कि क्या कोर्स में और क्या कोर्स में नहीं है वो